मेहंदीपुर गांव में सुदामा नाम का एक गरीब परंतु बहुत ईमानदार किसान रहता था। उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक मशहूर थी। एक शाम बाहर बैठा हुआ था कि तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी थोड़ा आराम कर लो ना, काम तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा। अरे देखो क्या हालत बना ली है आपने। अरे सही कह रही हो भगवान, लेकिन फसल का समय है, अगर ज्यादा ध्यान ना दूं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे हाँ, लेकिन तुम्हें अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना चाहिए। अकेले तुम ही तो सब कुछ करती हो, और अगर तुम्हें ही कुछ हो गया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ बोलो भला। अरे तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। बस चाय बना दो अच्छी सी, फिर खेत की तरफ लौटता हूँ। अच्छा ठीक है जी, आप जाइए, मैं थोड़ी देर में चाय लेकर आती हूँ। उसके बाद सालू चाय बनाने चली जाती है और सुदामा खेत की तरफ चला जाता है। सुदामा खेत में पहुंचकर खुदाई कर ही रहा था कि तभी उसका फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराता है। अगर इसे रख ले तो हमारे सारे दुख दूर हो सकते हैं। अरे नहीं नहीं, ये हमारा नहीं हो सकता है, किसी का गुम हुआ खजाना हो। इसे ऐसा करते हैं, हमारे पास अगर रखेंगे वो चोरी होने का इल्जाम लग सकता है हम पर। अरे आप भी ना, कोई आएगा भी तो कैसे? किसी को कैसे पता चलेगा ये हमारे पास है और इसका सही मालिक कौन सा है? ये तो तुम सही कह रही हो। अरे वही तो, इतने सारे खजाने को देखकर तो किसी का भी ईमान डोल सकता है, कोई भी कुछ कह सकता है। पता है ना, क्या पता इसका सही मालिक कौन है और इसका हकदार बनता है। तो सालू, इसका सही हकदार जो होगा इसका इस पर हक बनता है। हम दूसरों की चीज अपने पास नहीं रख सकते हैं। अजी ठीक है, तुम्हारी ईमानदारी कभी नहीं बदलती। ठीक है सुदामा, जैसा तुम चाहो वैसा करो। सालू ईमानदारी से कोई खजाना नहीं लेती। अरे भगवान, पता है ईमानदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। और हाँ, अगर असली मालिक ना मिला तो
हाँ हाँ, वही तो हम भी कह रहे हैं। अगर असली मालिक नहीं मिला तो? अरे ठीक है, अगर असली मालिक नहीं मिला तो फिर हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। अच्छा ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वही करो। मैं तो बस चाहती हूँ कि हमारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। बस यही तो मेरा एक सपना है। अगले दिन सुबह होते ही सुदामा खजाना लेकर मुखिया के पास पहुँचता है। मुखिया जी अपने घर पर आराम से बैठा हुआ था। मुखिया जी प्रणाम, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। अरे हाँ हाँ सुदामा बोलो, कैसे सुबह सुबह आना हुआ? अब ठीक तो है ना? जी जी मुखिया जी, सब ठीक है। मैं तो सिर्फ वो कल खेत में जुताई करने के लिए गया था। वहाँ मुझे ये संदूक मिला। मैंने इसे खोल कर देखा तो सोने चांदी के सिक्के भरे पड़े थे इसमें। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए मैं इसे आपको सौंपाने आया हूँ, ताकि आप असली मालिक को ढूंढकर उसे लौटा सकें या फिर महाराज जी तक पहुँचा सकें। ओ, इतना सारा खजाना, ये भला किसका हो सकता है? और ये खेत में कैसे आया? अरे हाँ हाँ मुखिया जी, यही तो मैं सोच रहा था। और अभी आप इसे अपने पास रख लीजिए। हो सकता है किसी का खोया हुआ होगा और आप उसे उसके असली मालिक तक पहुंचा देना। अरे वाह 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 सुदामा, तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल दी जाएगी। आज के समय में कौन इतना ईमानदार होता है? अरे मुखिया जी, ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। जो सही होता है मैं वही करता हूँ। और वैसे भी सुदामा, आज के समय में कौन इतना ईमानदार होता है? अरे मुखिया जी, ईमानदारी से बड़ा भी कोई धन होता है। जो मुझे सही लगता मैं वही करता हूँ। अच्छा ठीक है सुदामा, मैं इसे संभाल कर रख लेता हूँ और फिर पूरे गांव में खबर करवाता हूँ। अगर कोई इसका असली मालिक हुआ तो मैं उसे सौंप दूंगा। धन्यवाद मुखिया जी, अब मैं चलता हूँ। फिर क्या हुआ? सुदामा वहाँ से चला गया, लेकिन मुखिया इतना सारा खजाना देखकर उसकी आंखों में लालच आ चुका था। तो सारा खजाना मैं इसे राजा को सौंप दूं तो सिर्फ मेरा नाम ही क्या होगा? अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसे राजा को देने की क्या जरूरत है? अरे भाई, किसको क्या पता? वो पागल सुदामा, वो क्या जाने खजाना होता क्या है। और फिर किसी को कैसे पता चलेगा कि गोपाल को खजाना मिला भी था और उसने मुखिया को दे दिया। कैसा भी हो, इसे मैं ही रख लेता हूँ। फिर क्या था? मुखिया ने अपने घर में खजाने को छुपा दिया और किसी को कुछ भी नहीं बताया। और फिर क्या? शाम को मुखिया की पत्नी मुखिया से पूछती है, अरे अरे अरे, देखो देखो, ये सिंदूक कहाँ से आया? इसमें तो सोना चांदी भरा हुआ है। अरे बाबा, इतना सारा खजाना कहाँ से आया रे? अरे वो हमारे गांव का सुदामा है ना, उसको अपने खेत में मिला है। और पता है वो मूर्ख इसे राजा तक पहुंचाने को कह रहा था, लेकिन मैंने सोच लिया हम इसे यहीं पर रख लेंगे। अरे ये तो चोरी का है। अगर किसी को पता चला तो वो हमारी तो पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी जी। अरे भाई, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। सुदामा तो भोला भाला है, वो कभी भी किसी से कुछ भी नहीं कहेगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अगर राजा को पता चला तो हमारी तो खैर ही नहीं।
अरे भाई, काहे इतना डरती हो? अरे राजा तक बात पहुंचनी ही नहीं चाहिए। कैसे पहुंचेगी तुम ही बताओ जरा। तुम चिंता मत करो, ये खजाना अब हमारा है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मुखिया ने लालच में आकर अपनी ईमानदारी को ही त्याग दिया और सुदामा को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। उसे तो मुखिया पर पूरा विश्वास था। अगले दिन सुदामा और सालू आपस में बात कर रहे थे। क्यों जी, तो लगता है मुखिया जी ने खजाना रख लिया है ना? बताओ जरा। अरे हाँ, मैंने उन्हें सारा खजाना दे दिया। अरे तो क्या बोल रहे थे वो, ना हमें भी बताओ ना। अरे वो ये कह रहे थे कि असली मालिक को ढूंढकर उसे ही दे देंगे। और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने ही पास रख लिए तो और राजा तक नहीं पहुंचाए? बताओ जरा। अरे 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 सालू, तुम्हें नहीं पता है कि मुखिया जी बहुत ही नेक इंसान है। ये ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो जरूर इसे असली मालिक तक पहुंचा ही देंगे। अरे वो तो ठीक है, फिर भी खजाने में बड़ा लालच होता है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं हम पर चोरी का इल्जाम न लग जाए। अरे भगवान, इसमें डरने की क्या बात है? और वैसे भी हमने तो कोई चोरी नहीं की है। हमने तो जो सही था वही किया है ना। और अब जो होगा भी भगवान देखेंगे। सुदामा की ईमानदारी बनी रही, लेकिन मुखिया का लालच अब उसे गलत राह पर ले जा चुका था। गांव के चबूतरे पर दोपहर का समय था। चारों ओर हलचल कम थी और कुछ किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे, तो कुछ लोग छांव में बैठे हुए सुस्ती से अपना टाइम बिता रहे थे। वही गांव के चबूतरे पर नरेश, सुरेंद्र और नीरज बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। ए भैया, सुनो सुनो, तुमने सुना है कि पता है वो सुदामा को ना अपने खेत में खजाना मिला है। अरे हाँ भैया, मैंने भी सुना है, लेकिन वो सुदामा ही है जो बिना किसी लालच में मुखिया को सौंप आया है। आजकल के समय में इतना ईमानदार कौन होता है वाला, बताओ। अरे हाँ भैया, सच कह रहे हो भाई, कोई नहीं होता है। अरे भाई, आजकल की डेट में तो सब चुपचाप अपने घर में ही छिपा लेते हैं। लेकिन उस सुदामा की बेवकूफी, ईमानदारी की तो मिसाल देनी पड़ेगी यार उसकी। अरे हाँ भैया, सही कह रहे हो, इसकी ईमानदारी की तो मिसाल देनी पड़ेगी। अरे भैया, अगर ये खजाना मुझे मिलता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे गुजारता। अरे हाँ भाई, लेकिन उस सुदामा को देखो, के मन में यार कोई लालच नहीं आया, सीधा जाकर मुखिया को ही दे दिया। और एक बात तो है भैया, मुखिया को मिले इस खजाने को पूरा 1 महीना बीत गया है और मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आज तक किसी को भी असली मालिक के बारे में मैंने नहीं सुना है कि उसने किसी को खजाना दिया हो। हाँ यार, बात तो सही कह रहे हो तुम। अरे हाँ यार, सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पता है भाई, मुझे भी आज दिन तक ऐसा नहीं सुनने को मिला कि कोई सही मालिक सामने आया हो और खबर मिली हो कि असली मालिक को खजाना सौंप दिया हो। मुझे तो लगता है कि कुछ तो गोलमाल है। अरे यार, जो भी हो देखा जाएगा, हमें क्या करना। मुझे तो लगता है कि ये जो खजाना है ना, ये राजा को सौंप देना चाहिए था। लेकिन यार, बेवकूफ सुदामा को क्या पता था कि मुखिया जी खजाने का क्या करेंगे। उसने तो अपनी तरफ से सही ही किया। हाँ यार, उसने तो अपनी तरफ से सही किया, लेकिन अब देखो ना, जब से खजाना मिला है तब से
मुखिया जी के घर का कितना चमचमाने लगा है हर कोई। ये भैया सच कह रहे हो, ये पहले से तो इनके घर में टूटी फूटी चारपाई थी, अब देखा तुमने नया पलंग आ गया है, नया पलंग। और वो बैलगाड़ी भी तो ना नई खरीद ली है। अरे हाँ, और मैंने तो सुना है कि उसकी पत्नी भी अब हमेशा नए नए गहने पहनती है। ये सब अचानक कैसे हुआ? अरे कहीं ऐसा तो नहीं भैया कि मुखिया जी ने खजाना राजा को दिया ही ना हो? अरे नहीं नहीं यार, तुम कहना क्या चाहते हो? अरे यार, क्या कहना चाहते हैं? यही कि हो सकता है मुखिया जी ने खजाना राजा को दिया ही ना हो, सारा का सारा अपने पास रख लिया हो। पर ना इतना पैसा कहाँ से आया होगा उनके पास? अरे हो यार, बात में तो दम है तुम्हारे। 1 साल पहले तक तो उनके घर का हाल हर कोई देख कर कह सकता था, और अब देखा, अरे भैया अब तो उनके ठाट बाट ही निराले हैं। गांव में सबसे बड़ा घर तो भैया उन्हीं का हो गया है। लेकिन ये बात सुदामा को पता चली कि नहीं चली? अगर सुदामा को पता चली तो बेचारे सुदामा का क्या होगा? ए भैया, अगर राजा को पता लगी ना तो मुखिया की तो खैर नहीं है भैया, तो हम तुम्हें पक्का बताए दे रहे हैं। अरे यार, लेकिन यार राजा को खबर देगा कौन? सुदामा तो ठहरा भोला भाला आदमी, वो क्या जानेगा कि उसके खजाने का हुआ क्या? अरे भैया सच कह रहे हो, लेकिन एक बात तो पक्की है, सुदामा की ईमानदारी तो मुखिया जी की किस्मत ही बदल दी है। हाँ भैया, बात तो सही कह रहे हो, सुदामा आज भी अपनी झोपड़ी में ही रह रहा है। अरे और वहीं उसे देखो जरा, मुखिया के तो दिन ही बदल गए हैं, वो तो बिल्कुल रईस होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। चलो यार, चल के देखते हैं आगे क्या होता है। अरे भैया, लेकिन एक बात कहूं, ईमानदार होना अच्छा है, लेकिन यार कभी कभी चालाकी भी जरूरी होती है ना। इसी तरह गांव के सभी लोग अपनी अपनी राह दे रहे थे। एक दिन राजा अपने महल में दरबार लगाए बैठे थे। सामने महामंत्री खड़े थे। राजा के मन में अपनी प्रजा का हालचाल जानने की इच्छा उठती है। वे चाहते हैं कि बिना किसी के तामझाम वे स्वयं गांव-गांव जाकर अपनी प्रजा की स्थिति को समझें और देखें। अरे महामंत्री, कई दिनों से सोच रहा हूँ कि एक बार अपने राज्य का भ्रमण किया जाए। सुना है कि गांव में कुछ ठीक ठाक हालात नहीं हैं। अरे महाराज, आपकी बात बिल्कुल उचित है। अगर आप स्वयं जाकर प्रजा की स्थिति देखेंगे तो सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। अरे हाँ, लेकिन मैं अपनी असली रूप में नहीं जाना चाहता। अगर राजा की तरह जाऊंगा तो लोग सच बोलने से कतराएंगे। हम दोनों साधारण भेष में गांव का हालचाल जानने चलेंगे। अगले ही दिन राजा और महामंत्री ने साधारण किसान जैसा वेश धारण किया और राज्य के एक प्रसिद्ध गांव की ओर निकल पड़े। ये वही गांव है जहां कुछ दिन पहले गरीब किसान सुदामा ने अपने खेत में खजाना पाया हुआ था। महामंत्री, ये गांव तो बड़ा समृद्ध लगता है, लेकिन सुना है कि यहाँ के कुछ लोग अब भी गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं। अरे हाँ महाराज जी, यही जानने की जरूरत है कि यहाँ कौन ईमानदार है और कौन नहीं। राजा और महामंत्री ने गांव में घूमना शुरू कर दिया। दोनों गांव के चबूतरे की ओर बढ़े, जहां नरेश, सुरेंद्र और नीरज हर समय बैठे बातें करते रहते थे। अरे भाई, इस गांव में तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ के जो मुखिया जी हैं वो इतने अमीर कैसे हो गए भैया? अरे भैया, हम तो साधारण किसान हैं, हमें क्या पता। लेकिन हाँ, सच कहूँ तो जब से उन्हें खजाना मिला है तब से उनके दिन ही बदल गए। अरे भैया, खजाना? किसका खजाना? अरे भैया, तुम्हें क्या बताएं। अरे कुछ दिन पहले वो जो सुदामा को अपने खेत में खजाना मिला था ना, अरे भैया वो तो ठहरा ईमानदार आदमी। उसने वो खजाना सीधा जाकर मुखिया जी को सौंप दिया, लेकिन सुदामा ने खुद रख लिया होता तो अरे किसी को क्या पता चलता। अरे हाँ भैया, सही कह रहे हो, लेकिन राम राम राम, वो तो ठहरा सीधा साचा
अच्छा इंसान और सच्चा आदमी है। उसे लगा कि खजाना किसी और का होगा। चलो जाकर मुखिया जी को सौंप दें और मुखिया उसे सही इंसान के हाथों में दे देंगे जो इसका मालिक होगा और हकदार होगा। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मुखिया जी ने दिया उसको कि नहीं? अरे भैया, मुखिया जी ने कहा कि वो खजाना राजा जी को सौंप देंगे, लेकिन अरे लेकिन क्या? अरे लेकिन लगता है कि उन्होंने खजाना राजा तक पहुंचाया होगा, ऐसा लगता नहीं है। अरे भैया आप ही देखिए, पहले तो इनके घर में खाने के लाले पड़े थे और अब नया मकान, बैलगाड़ी और क्या क्या नहीं। यानी मुखिया जी ने खजाना राजा जी को सौंपा ही नहीं। और भैया इससे आगे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन ये बदलाव किसी को भी शक में डाल सकता है कि इसके पास इतने जल्दी इतना सारा धन कहाँ से आया। अरे महामंत्री, लगता है मामला कुछ गड़बड़ है। अरे हाँ महाराज जी, ठीक कह रहे हो, हमें भी ऐसा ही लग रहा है। सुदामा की ईमानदारी की तो प्रशंसा करनी चाहिए और अगर मुखिया सच में खजाना छुपा लिया है तो उसे दंड भी मिलना चाहिए। राजा को अब स्थिति समझ में आने लगी थी। मुखिया के अचानक अमीर बनने की वजह साफ थी और राजा ने भी तय किया कि वे जल्द ही मुखिया को दरबार में बुलाकर इस राज से पर्दा उठाए। अगली सुबह राजा अपनी भव्य दरबार में राजगद्दी पर विराजमान थे। उनके पास महामंत्री भी उपस्थित थे। राजा के मन में पिछले दिनों से बातें घूम रही थी। मुखिया के अचानक अमीर होने के रहस्य अब राजा की नजरों से छिपा भी नहीं था और राजा ने भी निश्चय कर लिया था कि अब मुखिया को दरबार में बुलाकर सच्चाई सामने लाई जाएगी। महामंत्री, कल गांव का भ्रमण करने के बाद एक बात मेरे मन में बार बार आ रही है। अरे कौन सी बात महाराज जी? कि मुखिया के पास इतना धन कहाँ से आया? गांव के लोग कह रहे थे कि सुदामा नाम के एक किसान ने अपनी ईमानदारी से खजाना उसे सौंपा था, लेकिन वो खजाना अब तक हमारे पास क्यों नहीं पहुंचा? महाराज, बात कुछ अजीब है। हमें मुखिया से ये सब सीधे सवाल पूछने ही चाहिए। हाँ ठीक कहते हो तुम। सैनिकों, अभी के अभी जाओ और गांव के मुखिया को दरबार में बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज जी। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया और रवाना हो गए उधर। मुखिया अपने घर पर बैठा था जब उसे राजा के दरबार में हाजिर कर दिया। महाराज, गांव के मुखिया को हाजिर कर दिया है। मुखिया, हम तुमसे एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहते हैं। सच सच बताना, अगर जरा भी झूठ बोला तो दंड मिलेगा। महाराज, आपकी जो आज्ञा, मैं सब सच बताऊंगा। कुछ समय पहले सुदामा नाम के किसान ने अपने खेत में कोई खजाना पाया था। जी महाराज, ऐसा हुआ था। अच्छा, और उसने वह खजाना तुम्हें सौंप दिया था? सही कहा महाराज। हाँ महाराज, उसने वो खजाना हमारे पास ही दिया था। अच्छा, तो फिर बताओ कि वो खजाना हमारे पास अभी तक क्यों नहीं आया? मुखिया का सिर चकराने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या जवाब दे। वो सोच रहा था कि अगर उसने झूठ बोला और राजा को सच्चाई पहले से ही पता हुई तो उसका बचना तो मुश्किल ही होगा। महाराज, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे सच बताओ मुखिया, तुमने उस खजाने का क्या किया? महाराज, मैं लालच में पड़ गया। जब सुदामा ने खजाना मुझे सौंपा तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस खजाने को अपने पास रख लूं तो मेरे घर की हालत सुधर जाएगी। मैंने वो खजाना आपको देने की बजाय अपने पास रख लिया। अरे ये तो बहुत बड़ा विश्वासघात किया तुमने। जिस खजाने पर राज्य का अधिकार होता है उसे अपने स्वार्थ के लिए छिपाकर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। मुझे क्षमा करें महाराज, मुझसे भूल हो गई। अब आगे से मैं ऐसे कभी भूल नहीं करूँगा। कृपया करके महाराज मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। अरे
तुम जैसे व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, लेकिन हम तुम्हारी पहली गलती मानकर दंड में नमी बरतते हैं। वह पूरा खजाना राजकोष में जमा कराओ। जी महाराज, जी महाराज, मैं आज ही सारा खजाना वापस कर दूंगा। और हाँ, सुदामा की ईमानदारी के लिए उसे पुरस्कृत किया जाए, इसलिए अब तुम्हें मुखिया पद से हटाया जाता है। मुखिया ने सिर झुकाकर अपनी गलती मान ली। राजा ने खजाना राजकोष में जमा करने की आज्ञा दी और ईमानदारी से सुदामा को इनाम देने का निर्णय लिया। इस तरह राजा ने न्याय करके सच्चाई की जीत सुनिश्चित की। अगले दिन राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे कि उनके मन में सुदामा की ईमानदारी की बात घूम रही थी और उन्होंने सोचा, ऐसे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को तो सम्मानित किया जाना चाहिए। महामंत्री भी राज दरबार में उपस्थित थे। महामंत्री, मैं सोचता हूँ कि सुदामा को दरबार में बुलाया जाए और उसकी ईमानदारी ने मेरा हृदय जीत लिया है। ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करना मेरा परम कर्तव्य बनता है। जी महाराज, आपकी बात बिल्कुल उचित है। आजकल ऐसे ईमानदारी व्यक्ति बहुत दुर्लभ हैं। यदि हम सुदामा को सम्मानित करेंगे तो यह पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण होगा। अरे हाँ महामंत्री, इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि उसे इनाम में कुछ धन और जमीन दी जाए ताकि उसका जीवन सुखमय हो। और हाँ, उसकी ईमानदारी को देखते हुए मैं उसे अपने दरबार में सम्मानित पद देना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छा निर्णय है महाराज जी। मैं अभी सैनिकों को आदेश देता हूँ कि सुदामा को दरबार में लाया जाए। महामंत्री ने सैनिकों को आदेश दिया और फिर वो सुदामा को तुरंत दरबार में लेकर आए। सुदामा थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने राजा को प्रणाम किया और विनम्रता से खड़ा हो गया। आओ आओ सुदामा, आओ। तुम्हारी ईमानदारी के चर्चे पूरे राज्य में हो रहे हैं। महाराज, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया। अरे, तुम्हारा यह छोटा सा कार्य नहीं है। पता है सुदामा, जब कोई खजाना पाता है तो अधिकांश लोग तो लालच में पड़ जाते हैं, लेकिन तुमने उसे सच्चाई से हमारे मुखिया को सौंप दिया। सच में तुम्हारी ईमानदारी काफिले की तारीफ है। सुनो सुदामा, तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए हम तुम्हें अपने दरबार में एक सम्मानित पद देना चाहते हैं। यहाँ रहकर राज्य की सेवा करो। महाराज, मैं एक साधारण सा किसान हूँ। क्या मैं इस पद के योग्य हूँ? यदि आपकी आज्ञा है महाराज, तो मैं अपने पूरे मन से सेवा करूँगा। राजा सुदामा की बातों से अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा ने सुदामा को अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दिया और साथ ही खेती करने के लिए उसे अतिरिक्त भूमि भी प्रदान की। सुदामा ने राजा की सेवा पूरी निष्ठा से की। अपनी ईमानदारी और मेहनत से वह पूरे राज्य में सम्मानित हुआ। उसकी पत्नी सालू भी इस बदलाव से बहुत प्रसन्न थी। सुदामा, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें कितना सम्मान दिलाया है। हम पर महाराज की कृपा बनी रहेगी। अरे हाँ सालू, सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में वही विजय दिलाती है।